तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको नई विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में बताऊंगी। वर्तमान विश्व में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करना एक ज्वलंत मुद्दा है। सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से इस बात की मांग की जाती है कि विश्व में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सृजन किया जाए। अतः इस पहलू का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना समसामयिक होता है। विश्व के अल्प विकसित राष्ट्रों के विकास की समस्या बहुआयामी है। एक और तीव्र औद्योगिकीकरण, वैज्ञानिक खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने तथा रोजगार की संभावनाओं और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि की समस्या है, तो दूसरी ओर यह राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। विकासशील देशों में आर्थिक स्वतंत्रता और स्वावलंबन की समस्या है। इस समस्या का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक ढांचा तथा उस पर विकसित राष्ट्रों का नियंत्रण है। विकास की समस्याओं की ओर सबसे पहले बांडुंग के एफ्रो एशियाई सम्मेलन ने अप्रैल 1955 में ध्यान दिया। हालांकि इस बारे में उसका दृष्टिकोण परंपरागत था। उसने विदेशी पूंजी निवेश तथा विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विदेशी आर्थिक सहायता पर बल दिया, लेकिन वास्तव में यह चिंतन पुरानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर आधारित था। पुरानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तथा उसके बाद विकसित हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री डॉक्टर हेनरी किसिंजर के अनुसार यह अर्थव्यवस्था 4 सिद्धांतों पर आधारित थी: मुक्त और विस्तारशील व्यापार, पूंजी तथा तकनीक का मुक्त प्रवाह, कच्चे माल की सहज उपलब्धि एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। यह अर्थव्यवस्था दो महाशक्तियों की आपसी मुठभेड़ पर आधारित थी। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों पर समाजवादी अर्थव्यवस्था लाद दी थी। वे पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से एकदम अलग थलग पड़ गए थे तथा सोवियत संघ पर आश्रित थे। दूसरी ओर अमेरिका को धुरी मानकर पश्चिमी जगत के राष्ट्रों यथा ब्रिटेन, फ्रांस आदि ने अपने लिए एक मुक्त अर्थव्यवस्था की रचना की थी। तीसरे विश्व के अधिसंख्यक विकासशील देश पश्चिमी राष्ट्रों की अधीनता में रह चुके थे, अतः वे पश्चिमी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े रहे। इस प्रकार पुरानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः 3 उप व्यवस्थाएं बन गईं। पश्चिमी अर्थव्यवस्था, जिसमें सदस्य देश एक दूसरे पर निर्भर तथा एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे। उत्तर दक्षिण व्यवस्था अथवा विकसित विकासशील व्यवस्था, जिसका प्रधान लक्ष्य निर्भरता है, अर्थात दक्षिण के देश उत्तर के देशों पर निर्भर हैं। तीसरा पूर्व पश्चिम अर्थव्यवस्था, जिसका प्रधान लक्षण एक दूसरे से पृथकता अथवा अलगाव रहा है। पश्चिम अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण तथा व्यापार का महत्व। पश्चिमी अर्थव्यवस्था में अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र तथा एशियाई देशों में से जापान का समावेश रहा। इस व्यवस्था का प्रमुख लक्षण औद्योगिकीकरण, पूंजीवाद, अपने सहयोग से अतिरिक्त अतिशय पूंजी का निर्माण, तकनीकी विकास तथा सघन कृषि परस्पर आर्थिक सहयोग से जुड़े हैं। इस सहयोग का आधार बहुराष्ट्रीय कंपनियां डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापना, प्रतिष्ठा और सदस्य राष्ट्रों के बीच प्राय मुक्त व्यापार है। इस व्यवस्था ने इन राष्ट्रों को आर्थिक समृद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया तथा इनकी परस्पर निर्भरता पर उस बिंदु पर जा पहुंची जहां उनके पृथक राष्ट्रीय अस्तित्व और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं बेमानी होते जा रहे थे। इसी का परिणाम है कि यूरोप तेजी से एकीकरण की ओर बढ़ रहा है तथा 1989-91 के दौरान सोवियत नियंत्रण और साम्यवादी शिकंजे से मुक्त होने वाले पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र तथा सोवियत संघ का विघटन अस्तित्व में आया। उनके बीच व्यापारिक सीमाएं, बैंकिंग मुद्रा सीमाएं और पूंजी निवेश सीमाएं टूटती जा रही हैं। वे एक विराट यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य बन गए और जिसमें कनाडा, अमेरिका और रूस का समावेश हो गया। दूसरा, विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पश्चिमी अर्थव्यवस्था पर आश्रित। उत्तर दक्षिण व्यवस्था के अंतर्गत विश्व के एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील राष्ट्रों की पिछड़ी हुई तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं अपने विकास के लिए पश्चिमी अर्थव्यवस्था पर आश्रित हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में न पारस्परिक सहयोग है, न समानता, न मुक्त व्यापार, न मुद्रा का एकीकरण और न भरपूर पूंजी निवेश की क्षमता। उनके सामने बड़ी समस्या विदेशी मुद्रा की है। उनका आयात निर्यात व्यापार हमेशा उनके आयात व्यापार की अपेक्षा कम रहा है और वे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों, विदेशी बैंकों और विकासशील देशों की सरकारों के भारी कर्जे बोझ के नीचे दबे हैं। उन्हें सहायता अथवा ऋण देने वाले पश्चिमी राष्ट्रों की राजनीतिक इच्छा शक्ति के सामने झुककर चलना पड़ता है तथा पश्चिमी राष्ट्र इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। इन राष्ट्रों को उन व्यापारिक शर्तों और दर्शाओं को स्वीकार करना पड़ा जो ऋण अथवा सहायता देने वाले राष्ट्र इन पर लाद देते हैं। ये अपने उद्योगों और कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए विकासशील राष्ट्रों को उनकी शर्तों पर आमंत्रित करने के लिए विवश हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों का खिलौना बनते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तथा व्यापार नियंत्रण संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक तथा सीमा कर और व्यापार कर पर आम सहमति पर पश्चिमी राष्ट्रों का प्रभुत्व है तथा दक्षिण के राष्ट्रों को न उनमें साझा है न उन पर नियंत्रण है। तीसरा, दो महाशक्तियों के में शक्ति स्पर्धा पैदा करने वाली अर्थव्यवस्था। पूर्व पश्चिम अर्थव्यवस्था का द्वैत महाशक्तियों के बीच शक्ति स्पर्धा पर आधारित था। सोवियत अर्थव्यवस्था के चरमरा जाने पर सोवियत संघ के विघटन और पूर्वी यूरोप पर ये अपना वर्चस्व समेट लेने के बाद यह द्वैत लगभग पूरी तरह समाप्त होता जा रहा है। पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र पश्चिमी अथवा विकसित अर्थव्यवस्था की सदस्यता प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बाजार अर्थव्यवस्था को अपना चुका है। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्य तथा पूर्वी यूरोप के राष्ट्र पश्चिमोन्मुखी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हैं। विकासशील देशों की समस्या। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नवस्वाधीन राष्ट्रों के सामने सबसे बड़ी समस्या अपने आर्थिक विकास की आई। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ने उनके आर्थिक विकास के लिए 3 मार्ग सुझाए: अंतर्राष्ट्रीय ऋण, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। शुरू में विकासशील राष्ट्रों को ये तीनों मार्ग बहुत आकर्षक प्रतीत हुए। वे पश्चिमी राष्ट्रों के जाल में फंस गए। शीघ्र ही उन्होंने महसूस किया कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता ने उन्हें पुनः आर्थिक साम्राज्यवाद के दुष्चक्र में फंसा दिया है तथा सहायता देने वाले उनकी गृह नीति तथा विदेश नीति में हस्तक्षेप करने लगे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अपनी संप्रभुता को गिरवी रखना हुआ। उन्हें दूसरी अनुभूति यह हुई कि अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का चढ़ता भार उनकी अर्थव्यवस्था का दम घोंटता जा रहा है तथा वे पांव से सिर तक कर्ज में डूबते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का लाभ तभी संभव था जब पश्चिमी राष्ट्र उनके साथ आधुनिकतम तकनीकी के हस्तांतरण के लिए तैयार हों, परंतु उन्होंने तकनीकी को विदेश पूंजी निवेश के साथ जोड़ रखा था। इसका अर्थ था अपने राष्ट्र के उद्योगों पर विदेशी पूंजीपतियों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण और दोहन। अंतर्राष्ट्रीय ऋणों और उनके ब्याज का भुगतान तभी संभव था जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें विकासशील राष्ट्रों के अनुकूल होती। किंतु विकास राष्ट्र मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते, परंतु ऐसा नहीं हुआ और तीसरे विश्व के विकासशील राष्ट्रों को एक और विश्व की वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं और संगठनों के भीतर तथा बाहर अस्तित्व का संघर्ष जारी रखना पड़ा और दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों यथा राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन आदि के माध्यम से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग उठाने के लिए विवश होना पड़ा। इसी के आधार पर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की गई, जिसका हम कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।